एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी के जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आईपीसी को हमने पूरा एक एक करके सभी लेक्चर्स में सेक्शन 1 से लेके 511 तक के जो भी सेक्शंस थे सारे सेक्शन को हमने अलग अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है विद केस लॉज। लेकिन आज की वीडियो में हम उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आपको आज के लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट मेजर लॉज हैं या दूसरे जो मेजर एक्ट हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे विद केस लॉज। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आईपीसी में एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले केस की अगर मैं बात करूं तो वो है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस। ये केस आपका सेक्शन 34 से डील करता है। सेक्शन 34 जो हमें सामान्य आशय के बारे में बताता है, कॉमन इंटेंशन के बारे में बताता है। अगर हम सेक्शन 34 की बात करें तो ये कहता है कि जब कोई एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट, कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए, उसको फॉलो करते हुए किया जाता है, तो उस एक्ट को करने वाला हर पर्सन, हर व्यक्ति उसी तरह से लायबल होगा मानो उसने वो एक्ट अकेले किया हो। और यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस केस में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 34 जो सामान्य आशय की बात करता है, ऐसे लोगों को भी दंडित किया जा सकता है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो बाहर खड़े रहकर केवल प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो ऐसा करके दूसरे अभियुक्तों के साथ अपराध में सहयोग करते हैं ताकि वो अभियुक्तों को चेतावनी दे सके। दरअसल इस केस में एक पोस्ट मास्टर का मर्डर कर दिया गया था। एक व्यक्ति जो था, कुछ लोग अंदर घुस गए उसको मारने के लिए और एक व्यक्ति बाहर खड़े रहकर वेट कर रहा था। उसने उनसे कहा था कि इतने कोई नहीं आता, मैं तुम्हें एक तरीके से चेतावनी दूंगा अगर कोई बाहर से आ जाता है। तो एक तरीके से फिर बाद में उसने बचाव लिया था कि मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था, मेरे उस अपराध में एक तरीके से कोई रोल नहीं था। बट कोर्ट ने उसके इस बचाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि नहीं, वो भी दोषी होगा, क्योंकि उसने जो बाहर खड़े रहकर प्रतीक्षा करने का कार्य किया था वो कॉमन इंटेंशन के कार्य से, जिस काम को वो करना चाहते थे, है ना, उस काम को फॉलो करने के लिए, उस कॉमन इंटेंशन को फॉलो करने में उसने भी अपना सहयोग दिया था और इसीलिए उसको यहाँ पर भी दोषी माना गया, उसको भी दोषी ठहराया गया। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने उसको बचाव दे दिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि वो इसलिए बाहर खड़ा हुआ था ताकि अंदर जो भी अभियुक्त थे उनको वो चेतावनी दे सके, उनको आगाह कर सके। तो आई होप ये केस आपको डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ये केस भी आपका सेक्शन 34 से ही डील करता है और इस केस को हम सिंधु नदी वाद के नाम से भी जानते हैं। सिंधु नदी वाद के ऊपर एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि कौन सा केस है, उसमें आपको 4 ऑप्शन अगर आए कि कौन सा केस आपका सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है, तो आपको इस केस को ध्यान रखना है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। दरअसल इस केस में कोर्ट ने सेक्शन 34 के जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स या आवश्यक तत्व बताए थे कि सेक्शन 34 में किसी व्यक्ति को लायबल मानने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, एक आपराधिक कार्य होना चाहिए। दूसरा, वो जो कार्य किया जा रहा है, जो क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है, वो कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए किया जाए, यानी उन सब का एक जैसा आशय होना चाहिए, सामान्य आशय होना चाहिए। और तीसरा है पूर्व योजना, यानी उन्होंने पहले से ही उस चीज़ का प्लान किया हो कि हमको ये सब एक्ट जो है वो करना है। तो आई होप इस केस में जो भी इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स कोर्ट ने बताए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस की बात करें तो केस का नाम है नैनसुख मैथर। नैनसुख मैथर का जो केस है वो आपका एकांत कारावास यानी कि सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट से डील करता है। आईपीसी का सेक्शन 73 और 74 ये दोनों ही आपके एकांत कारावास से संबंधित है। एकांत कारावास किसी व्यक्ति को कोर्ट तब देता है जब उसको कठोर कारावास की सज़ा दी गई है। सिंपल जो इम्प्रिजनमेंट है, सादा कारावास है, उसमें कोर्ट एकांत कारावास नहीं रखा जाता। और एकांत कारावास का मतलब है जो कैदी है उसको बाहरी संसार से, बाहरी दुनिया से अलग रखा जाता है, अकेले में उसको बंद करके रखा जाता है ताकि उसने जो भी काम किया है उस पर उसे पश्चाताप हो सके और आगे जाकर वो सोसाइटी में कोई क्राइम कमिट ना कर सके। तो एक तरीके से इस केस में कोर्ट ने यही कहा था कि एकांत कारावास देने का जो पर्पज़ है
कोर्ट का वो यही है कि कैदी में एकाकीपन की भावना जागृत हो, मतलब उसमें एक अकेलेपन की जो फीलिंग्स है, जो भावना है वो जागृत हो, और जिससे उसमें सुधार हो सके, मतलब वो अपने किए पर पछताए और पछताने के बाद उसमें कुछ रिफॉर्म हो सके, उसमें कुछ सुधार हो सके, और फिर वो समाज में बाहर जाकर, सोसाइटी में बाहर जाकर वो उस क्राइम को कमिट ना करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका आर वर्सेस डेडली स्टीफन। इस केस से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका ये जो केस है ये किस एक्ट से, सॉरी किस सेक्शन से डील करता है। तो सेक्शन 81 से संबंधित है ये केस। जो सेक्शन 81 है जो आपका जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है, साधारण अपवाद के अंदर आता है, क्योंकि आईपीसी में 76 से लेके 106 तक आपके जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं, साधारण अपवाद दिए गए हैं, जिनमें से अगर किसी भी एक परिस्थिति में आपका कार्य हो जाता है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, मतलब इसमें जो है आपके कार्य जो है वो माफ़ी योग्य बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 81 की अगर हम बात करें तो ये बताता है कि अगर आप किसी बड़े नुकसान को बचाने के लिए कोई छोटा नुकसान कर देते हैं तो आपको वहाँ पर बचाव मिलेगा। और इसमें एक लेटिन मैगजीन भी दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, यानी कि जब आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करके, अपनी सामान्य बुद्धि को यूज़ करके आप क्या करते हैं, आप किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए तुरंत फैसला लेते हैं, तो वहाँ पर आपको रूल्स और रेगुलेशन, जो भी नियम वगैरह हैं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कई सारी झोपड़ियाँ हैं और एक झोपड़ी में आग लग जाती है, तो अगर एक व्यक्ति क्या करता है, बराबर में बनी हुई झोपड़ियों को गिरा देता है इसलिए कि कहीं उन्हें भी आग ना लग जाए, उनको बचाने के लिए वो ऐसा करता है, तो उसको दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में ऐसा करना बेहद ज़रूरी था। उसने वहाँ पर अपनी कॉमन सेंस का यूज़ किया और बड़े नुकसान को होने से बचा लिया। इसी तरीके से सेक्शन 81 हमें इसी चीज़ का बचाव देता है। लेकिन इस केस के अगर हम फैक्ट की बात करें तो इस केस में क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो समुद्र के बीच में फंस जाते हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है, लेकिन क्या होता है, जब कई दिनों तक उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता, वो भूखे मरने लगते हैं, तो अंत में वो उस बच्चे को काट कर खा जाते हैं। अपने बचाव में वो सेक्शन 81 के विषय में कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस सेक्शन का बचाव मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उस समय उनकी ज़रूरत ऐसी थी कि उन्हें बच्चे को काट कर खाना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने उनके इस तर्क को ठुकरा दिया और कहा कि ये कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जो अभियुक्तों ने जो उस बच्चे का मर्डर किया था उसके काम को जस्टिफाई माना जाए, उसको न्यायोचित माना जाए, ठीक है ना। और उन्हें सेक्शन 81 का यहाँ पर बचाव नहीं दिया गया। कोर्ट ने उन्हें 81 में जो जनरल एक्सेप्शन है, जो साधारण अपवाद है, उसका बचाव उन्हें नहीं दिया, क्योंकि उस समय उनकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी जिससे बच्चे के द्वारा, बच्चे को उनका जो काट कर खाया गया और बच्चे का जो उन्होंने मर्डर किया था उसको सही ठहराया जाता। तो आई होप ये सेक्शन 81 से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इस केस पर, और ये केस बेहद इंपॉर्टेंट है सेक्शन 81 को लेकर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस की, जो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस मैकनाटन। आर वर्सेस मैकनाटन का जो केस है वो डील करता है आपके सेक्शन 84 से। सेक्शन 84 ये कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो विकृत चित्त आदि होता है। मतलब अगर कोई पागल व्यक्ति किसी एक्ट को कर देता है तो भले ही वो क्रिमिनल एक्ट हो, लेकिन उस काम की प्रकृति यानी कि उसके नेचर को और उसके परिणाम को ना जानता हो, उसके रिजल्ट को ना जानता हो, और ना ही उसको ये पता हो कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो लॉ के अगेंस्ट है, विधि के प्रतिकूल है, तो उसको यहाँ पर बचाव मिलेगा। आर वर्सेस मैकनाटन के केस में कोर्ट ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, किसके संबंध में, विकृत चित्ता के संबंध में। यहाँ पे कहा गया था कि कोर्ट, सबसे पहले सिद्धांत की चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत में कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति कानून की नज़र में, न्यायालय की नज़र में जो है वो स्वस्थ चित्त, मतलब सही माना जाएगा, एकदम माना जाएगा कि उसका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल ठीक है, वो पागल नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति ये साबित ना कर दे कि वो कार्य को करते समय पागल था या विकृत चित्त था। ठीक, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति को ये भी साबित करना पड़ेगा कि जिस समय उसने एक्ट किया था वो काम की प्रकृति को नहीं जानता था। तीसरा पॉइंट, वो उसके परिणाम को भी नहीं जानता था, मतलब उसके रिजल्ट को नहीं जानता था कि जो भी अपराध उसने किया है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और चौथी बात जो है वो कोर्ट ने कही कि हर व्यक्ति को
जो विकृत चित्तता हुई है, वो जो पागलपन हुआ है, वो उस क्रिमिनल एक्ट के दौरान होना चाहिए। यानी जिस समय उसने वो अपराध किया है उस समय भी वो विकृत चित्त होना चाहिए, अपने पागलपन में ही उसने वो अपराध किया हो। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कोर्ट ने इस केस में प्रतिपादित किए थे और बताए थे। और ये मैकनाटन के केस में जो भी सिद्धांत कोर्ट ने बताए उसमें से कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो इंडिया में भी फॉलो किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आर वर्सेस अर्नोल्ड। आर वर्सेस अर्नोल्ड के केस की अगर हम बात करें तो एक तो इसमें आपको जज ट्रेसी का नाम ध्यान रखना है। जज का नाम क्या था? जज का नाम था ट्रेसी, है ना। ट्रेसी जज थे जिन्होंने वाइल्ड बीस टेस्ट का सिद्धांत दिया था। ये भी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वाइल्ड बीस टेस्ट का सिद्धांत कौन से केस में दिया गया था। तो एक तो आपको आर वर्सेस अर्नोल्ड का केस ध्यान रखना है, दूसरा जज का नाम आपको ध्यान रखना है, ट्रेसी जज ने ये सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर क्या कहा था कोर्ट ने, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उचित और अनुचित यानी कि सही और गलत के बीच में पहचान ही नहीं कर सकता, वो यही बताने में बिल्कुल भ्रम में है, इस बात का उसे संदेह है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो उसको बचाव मिलना चाहिए। यानी कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति काम की प्रकृति और उसके नेचर को, उसके परिणाम को ही नहीं समझ पा रहा, तो इसका मतलब वो पागल है और उसको उचित अनुचित में भेद नहीं हो पा रहा है। और इसी टेस्ट को उन्होंने कहा वाइल्ड बीस टेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस की अगर बात की जाए तो ये भी आपका विकृत चित्तता से ही रिलेटेड है और ये है आपका डरहम वर्सेस संयुक्त राज्य। ये जो डरहम वर्सेस संयुक्त राज्य का केस है, ये आपका कहता है कि आपराधिक कार्य और रोग के बीच में जो संबंध है वो होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विकृत चित्तता के आधार पर, पागलपन के आधार पर सेक्शन 84 का बचाव लेना चाह रहा है, तो कोर्ट को उसे ये प्रूव करना होगा कि जो उससे क्रिमिनल एक्ट हुआ है और जो भी उसे मस्तिष्क का रोग है, जो भी उसे मानसिक बीमारी है, उनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक, यानी कि उसने उस रोग के कारण ही उस अपराध को किया हो। सिंपल कहने का मतलब ये है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि अगर उस रोग से वो व्यक्ति पीड़ित ना होता तो उस क्रिमिनल एक्ट को वो ना करता। अब डरहम के केस में क्या होता है कि एक व्यक्ति घर में सेंध लगाकर पीछे की तरफ से घर में घुसता है और घर में सेंध लगाने का उस पर आरोप जो था इसमें लगा था। अब उसने सेक्शन 84 का इसमें बचाव मांगा था और कोर्ट ने यही कहा था इस केस में कि अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किसी मस्तिष्क के रोग से पीड़ित है तो उसको मेंटली, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से वो बीमार है, तो उसे केवल क्रिमिनल लाइबिलिटी यानी कि जो आपराधिक दायित्व है उससे मुक्त करना ही यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उस आपराधिक कार्य और उस रोग के बीच में एकदम रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक के जो केस लॉ हैं वो आपको डिस्कस हो गए होंगे, मतलब बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड का केस। ये केस है आपका सेक्शन 85 से रिलेटेड। सेक्शन 85 जो आपका जनरल एक्सेप्शन में ही आता है और कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो नशे की हालत में है। यानी नशे में अगर कोई व्यक्ति क्राइम कमिट करता है तो सेक्शन 85 उसको बचाव देता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था कि जो एक्यूज था उसको हत्या का दोषी ठहराया गया था, उसको मर्डर का दोषी ठहराया गया था, क्योंकि उसने जो नशा किया था वो अपनी इच्छा से किया था और वो कार्य की प्रकृति यानी कि उसके नेचर और उसके रिजल्ट को, उसके परिणाम को भी जानता था। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, दरअसल पहले तो केस के थोड़े से मैं आपको फैक्ट बता दूं। दरअसल एक 13 साल की लड़की जो मार्केट जा रही थी उसे एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, उसके साथ रेप करने की कोशिश की और बाद में उसका मुंह दबाया जिससे कि वो शोर ना मचा सके। अब कोर्ट ने कहा, जब उसने 85 का बचाव मांगा कि उसने ये सब नशे की हालत में किया है, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसे इस सेक्शन का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो उसने अपनी इच्छा से नशा किया हुआ था, अपनी इच्छा से उसने जो है वो नशीली चीज़ खाई होगी या जो भी शराब वराब पी होगी, तो अपनी इच्छा से उसने ऐसा किया था। और दूसरी बात, उसने उस लड़की का मुंह इसलिए दबाया था क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लड़की शोर मचाएगी। तो जाहिर सी बात है वो काम के नेचर को भी जानता होगा, उसके रिजल्ट को भी जानता होगा। तो यहाँ पर वही सारे पॉइंट्स जो हैं वो कोर्ट ने कहे और उसको मर्डर का दोषी ठहराया, सेक्शन 85 का उसको बचाव नहीं दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की अगर बात करें तो वो है आपका दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या कहा गया है, वैसे तो ये सेक्शन 90 से आपका डील करता है। सेक्शन 90 क्या कहता है, सेक्शन 90 यही कहता है ना कि अगर सहमति, किसी की नशे की हालत में सहमति ली गई हो, किसी व्यक्ति से, किसी पागल व्यक्ति से आपने सहमति ली हो, किसी बच्चे से आपने सहमति ले ली हो,
किसी अपराध को करने के लिए, या किसी को आपने हानि पहुंचाने के डर में डालकर सहमति ले ली हो कि तुम्हें चोट पहुंचाई जाएगी अगर तुमने मुझे अपनी कंसेंट नहीं दी, या फिर आपने किसी को भ्रम में डालकर किसी से कोई सहमति ले ली हो, किसी से कपट फ्रॉड के आधार पर कोई सहमति ले ली हो, तो वो कंसेंट आईपीसी में कंसेंट नहीं मानी जाएगी और वहाँ ऐसी सहमति का कोई मतलब नहीं है, आपको बचाव नहीं मिलेगा। तो ये जो केस है दशरथ पासवान वाला केस, इसमें कोर्ट ने जो पति था उसको दोषी ठहराया था, उसको सेक्शन 90 का बचाव नहीं दिया था, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को अपहानि के डर में डालकर, नुकसान पहुंचाने के डर में डालकर ही सहमति ली थी। हुआ क्या था कि एक व्यक्ति 10वीं में जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम है उसमें बार बार फेल हो रहा था। तो एक दिन उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं तो सुसाइड कमिट कर लेता हूँ क्योंकि मैं तो बार बार फेल हो रहा हूँ। वाइफ ने कहा कि पहले क्या करो, आप पहले मुझे मार दो, फिर आप जो है सुसाइड कमिट कर लेना, फिर आप आत्महत्या कर लेना। उसने क्या किया, पहले वाइफ को मार दिया, बाद में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद को मार सके, तो इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी वाइफ की कंसेंट थी उसकी कि वो अपने पति से उसने खुद कहा था कि आप मुझको मार दो, तो यहाँ पे भले ही वाइफ की कंसेंट थी बट बाद में उसे सेक्शन 90 का बचाव इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने के डर में डालकर अपनी वाइफ की सहमति ली थी। ठीक है ना, अगर वो इस तरीके से सहमति ना लेता तो हो सकता है उसको बचाव मिलता, लेकिन उसने अपनी वाइफ को डर में डालकर उससे सहमति ली थी, तो इसलिए उसको यहाँ पे सेक्शन 90 का बचाव नहीं दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो पुनई फतेम्मा का केस, ये भी आपका सेक्शन 90 से डील करता है और यह है तथ्य के भ्रम में डालकर ली गई सहमति कोई सहमति नहीं होती है। दरअसल इस केस में एक व्यक्ति सपेरा था, उसने कहा, कुछ लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, जब वो तमाशा वगैरह दिखाने लगा, कहने लगा कि लोगों को उसने कहा कि आप जो है ना मेरे सांप से कटवा लो और मैं इसका जहर उतारना जानता हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा किया और उनमें से एक की जो है वो डेथ हो गई, मतलब वहीं पर उसकी डेथ हो गई जब उसने सांप से कटवाया। तो क्या होता है कि उसको यहाँ पे दोषी ठहराया गया उस व्यक्ति को। उसने ये बोला कि नहीं, उसने ये बोला कि ये जो कंसेंट मिली थी, ये जो सहमति मुझे मिली थी, ये मैंने उस व्यक्ति के साथ जो जिसने कंसेंट दी थी उसने अपनी सहमति से ऐसा किया था, मतलब उसने अपनी सहमति से जो था वो सांप से कटवाया था, तो मुझे बचाव मिलना चाहिए। उस व्यक्ति की भी सहमति थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। उसने कहा कि उसने सहमति तो दी थी जो मरने वाला था, बट उसको तथ्य के भ्रम में डालकर उससे सहमति ली गई थी, उसे भ्रम दिखाया गया था कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन बाद में उस व्यक्ति से ऐसा नहीं हुआ और सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे तथ्य के भ्रम में डालकर अगर कोई सहमति लेता है किसी की, तो उसको भी यहाँ पर दोषी माना जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है आर वर्सेस विलियम। यहाँ पे कपट के आशय से ली गई सहमति नहीं है। इस केस में भी सेक्शन 90 का अभियुक्त को बचाव नहीं दिया गया था, और क्योंकि क्या होता है, उसने ये कहा था कि वो एक संगीत शिक्षक था, एक म्यूजिशियन था, म्यूज़िक टीचर था, और उसने जो उसकी जो मतलब जिसको वो म्यूज़िक सिखा रहा था, जिस लड़की को, उसने कहा कि तुम मुझसे रिलेशन बना लो तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से उसने कपट करके, फ्रॉड करके, झूठ बोलकर, इस कपट के आशय से उसको जो है उसकी कंसेंट ली थी। तो इस कंसेंट को भी कोर्ट ने कंसेंट नहीं माना था और सेक्शन 90 में इसका बचाव भी नहीं मिला था। तो आर वर्सेस विलियम का जो केस है ये आपका कपट के आशय से अगर कोई किसी से कंसेंट लेता है, सहमति लेता है, तो ये उसी से रिलेटेड है, और सेक्शन 90 के ही ये तीनों केसेस जो है हमने यहाँ पर किए हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस की, बच्चन लाल वर्सेस राज्य। ये भी केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और बच्चन लाल वर्सेस राज्य का जो केस है वो आपका सेक्शन 94 से डील करता है। सेक्शन 94 क्या कहता है? सेक्शन 94 अगर आपको ध्यान हो, हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था जनरल एक्सेप्शन वाली वीडियो में। सेक्शन 94 ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को, किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए धमकियों के माध्यम से विवश किया जाता है, मजबूर किया जाता है, यानी आप अगर किसी व्यक्ति को धमकी देकर उसको मजबूर कर रहे हो कोई काम कराने के लिए, तो उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होगा, और वो भी धमकी कैसी? मृत्यु की धमकी, कि अगर तुमने हमारे साथ ये काम नहीं किया तो तुमको मार दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर मृत्यु की धमकी देकर आपसे कोई काम कराता है तो सेक्शन 94 उसी को बचाव देता है। और बच्चन लाल वाले जो केस है, ये जो बच्चन लाल का केस है, इसमें भी अभियुक्त को सेक्शन 94 का बचाव दिया गया था, क्योंकि उसको इसी तरीके से मजबूर किया गया था काम कराने के लिए, कोई क्रिमिनल एक्ट कराने के लिए। इसके बाद आता है युगेंद्र मोरारजी वर्सेस गुजरात राज्य। इस केस में कहा गया था कि आवश्यकता से ज़्यादा जो अपहानी आप करते हो वो मान्य नहीं है। अब ये बात कही है आपके जनरल एक्सेप्शन से में ही आती है और प्राइवेट डिफेंस के अंदर आती है। सेक्शन 96 से लेके 106 तक आपके आईपीसी में
राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी और अपने शरीर या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या प्रॉपर्टी की रक्षा करने का प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है ना, मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। योगेंद्र मुरारजी के केस में अभियुक्त का मजदूरों से कुआं खोदकर विवाद हो गया था और विवाद के दौरान जब वो एक बार सड़क पर जा रहा था तो उसकी जीप को कुछ मजदूरों ने रोक लिया। उसने हवाई फायर किया जिससे एक मजदूर की डेथ हो जाती है। अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि ये जो उसने हवाई फायर किया था जिससे एक मजदूर की डेथ हो गई, ये आवश्यकता से ज़्यादा अपहानी थी। मतलब जितना उसको सामने वाले का नुकसान करना था अपना प्राइवेट डिफेंस में, उससे ज़्यादा उसने बचाव किया। और जब हमने जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो, तो सेक्शन 99 में 4 एक्सेप्शन बताए गए थे, 4 निर्बंधन रेस्ट्रिक्शन बताए गए हैं, जिसमें चौथा रेस्ट्रिक्शन अगर आप देखें तो चौथे रेस्ट्रिक्शन में कहा गया है कि आप सामने वाले को प्राइवेट डिफेंस करते हुए उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हो जितना कि आपको अपने बचाव के लिए ज़रूरी हो। ईंट का जवाब आप ईंट से ही दोगे, आप पत्थर से नहीं दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में ऐसा हुआ था कि उस व्यक्ति ने ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपने बचाव के लिए पिस्तौल निकाल के और हवाई फायर किया, जिससे एक मजदूर की डेथ हो जाती है और उसको सेक्शन जो भी मतलब आपका प्राइवेट डिफेंस का राइट है उसमें उसको बचाव नहीं दिया गया। नवीन चंद्र उत्तराचल राज्य की अगर केस की बात करें तो ये भी आपका प्राइवेट डिफेंस से ही डील करता है और इसमें ये बताया गया है कि आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो किस समय शुरू होकर और किस समय खत्म होता है। कोर्ट ने कहा कि आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो उस समय शुरू हो जाता है जैसे ही शरीर को खतरे में डालने की आपकी आशंका रहती है। मतलब जैसे ही आपको ये आशंका हो गई कि मेरे जो बॉडी है या किसी दूसरे का शरीर जिस पर मुझे प्राइवेट डिफेंस का राइट मिला हुआ है, जैसे ही आपको आशंका शुरू हुई वैसे ही आपका प्राइवेट डिफेंस शुरू हुआ और तब तक बना रहता है जब तक आपके मन में ऐसी आशंका बनी रहती है। तो ये इस केस में कहा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो वो है आपका तपन दास वर्सेस स्टेट। इसमें कहा गया है कि अकेले व्यक्ति को हम षड्यंत्र का दोषी नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पर इस केस को आप एक तो दुष्प्रेरण में के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, क्योंकि दुष्प्रेरण में भी है ना सेकंड पॉइंट कि षड्यंत्र के द्वारा अगर कोई किसी को उकसाता है तो वो एक दुष्प्रेरण का प्रकार है। और इसके अलावा आप इस केस को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी देख सकते हैं, 120A और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें डेफिनेशन है और इसमें पनिशमेंट दिया गया है। तो तपन दास वाले केस में ये कह गया था, कोर्ट ने कहा था कि अगर अकेला व्यक्ति है ना, तो अकेला व्यक्ति तो षड्यंत्र नहीं कर सकता ना, अकेले व्यक्ति को आप षड्यंत्र का दोषी, कॉन्स्पिरेसी का दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर बात करें विमधर प्रसान वर्सेस उड़ीसा राज्य के केस की, तो कोर्ट ने कहा कि अगर 2 से अधिक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होते हैं और यदि वो पकड़े ना जाएं तो आप अकेले व्यक्ति को भी दंडित कर सकते हो। मतलब ये बात तो प्रूव हो गई ना कि 2 लोग थे कॉन्स्पिरेसी में, अब एक नहीं पकड़ा गया तो दूसरे को तो आप दोषी ठहरा ही सकते हो, तो एक को भी आप दोषी ठहरा सकते हो। इसके बाद आता है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में आपको देखना है सेक्शन 124A। सेक्शन 124A क्या है आईपीसी का? ये है आपका राजद्रोह यानी सेडिशन, यानी सरकार के खिलाफ अगर आप कोई भी अवमानना करते हो, सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोलते हो या सरकार की मानहानि करते हो, तो क्या होगा, सेक्शन 124A ये आएगा आपका राजद्रोह के मैटर में। राजद्रोह में इस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है राजद्रोह के सेक्शन से रिलेटेड। इसमें कहा गया था, जब इस सेक्शन को इस केस में चुनौती दी गई तो कोर्ट ने इस सेक्शन को वैध ठहराया और कहा कि हिंसा के माध्यम से अगर कोई सरकार गिराने का प्रयास करता है, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है और उसके माध्यम से कोई व्यक्ति सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि उसने राजद्रोह का अपराध किया है। तो केदारनाथ सिंह के केस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की बात करें तो ये आपका बिल्कुल रिसेंट का केस है 2022 का, SG वाम्बाटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को मैंने आपको सेक्शन 124A जब पढ़ा था हमने तो उसमें भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये कहा था कि जैसे सेक्शन 124A का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मामले दर्ज हुए थे राजद्रोह के मामले, तो कोर्ट ने उन सब स्थिति को, उन सब सिचुएशन को देखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई राजद्रोह के जितने भी लंबित मामले हैं उनसे इतनी ज़्यादा भरमार हो गई है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है इस सेक्शन का, अब आगे कोई और भी कार्यवाही जो है वो ना की जाए इसके तहत। यानी कि आगे जितनी जो प्रोसीडिंग्स पड़ी हैं उनका तो कोई बात नहीं, वो तो निपटा ही दी जाएगी, बट आगे अब कोई मामला राजद्रोह के तहत दर्ज ना किया जाए, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था इस सेक्शन का।
तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा, और फिलहाल के लिए 124A को जो है कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी, इससे रिलेटेड और कोई मैटर दर्ज करने से। माथुर पांडे के केस की बात कर लेते हैं। ये आपका सेक्शन 141 से डील करता है। सेक्शन 141 क्या है? अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव। उसमें 5 ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिनके लिए अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं जिन एक्ट को करने के लिए, तो वो आपका अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है। इस केस में ये कहा गया कि मान लीजिए अगर कोई जमाव इकट्ठा हुआ है 5 से ज़्यादा लोगों का या 5 लोगों का, और उनका पर्पज़ विधि के द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर, यानी कि लॉ ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस बनाए हैं उसके अधीन रहते हुए किसी प्रॉपर्टी की रक्षा करना है। मतलब जो भी एक्ट उस सेक्शन 141 में बताए गए हैं, 5 जो एक्ट दिए गए हैं, उनमें से अगर किसी एक्ट को ना करने के लिए बल्कि प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए 5 से ज़्यादा लोगों का जमाव इकट्ठा हुआ है, तो वो अनलॉफुल असेंबली आप उसको नहीं कहोगे। फिर वो विधि विरुद्ध जमाव कैसा? अब तो वो प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो भी विधि द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन देते हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है इनरी अरूला नंदू। ये केस है आपका बलवे से रिलेटेड। बलवे की डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 146 में। 146 आपको बलवे के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति बलवे का अच्छा, बलवा होता क्या है? देखिए 141 में ये कहा गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का जो जमाव है वो विधि विरुद्ध जमाव कहलाता है अगर उनमें से कोई भी एक उद्देश्य हो जो सेक्शन 141 में बताता है। लेकिन मान लीजिए अगर उसी उद्देश्य को, उसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो लोग बल का या हिंसा का यूज़ करने लगते हैं, है ना, हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं, हथियारों का यूज़ करते हैं, तो फिर वो आपका अनलॉफुल असेंबली नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा बलवा, रियॉट बन जाएगा वो। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बलवे का दोषी नहीं ठहराया जाएगा यदि, मान लीजिए जब तक ये प्रूफ ना हो जाए, ये बात साबित ना हो जाए कि उसने बलवाकारियों के साथ पत्थर फेंके हैं और उनके साथ वो पर्याप्त दूरी तक चलकर गए हैं, यानी कि ये बात अगर प्रूव हो जाती है कोर्ट में कि उन्होंने भी बलवाकारियों का साथ दिया है, उनके साथ पत्थर फेंके हैं, पत्थरबाजी की है, या उनके साथ वो कुछ दूरी तक भी अगर चलकर गए हैं तो उन्होंने उनके काम में सहयोग दिया है, तब उनको बलवे का दोषी माना जाएगा। तो आई होप यहाँ तक के सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे सेक्शन से रिलेटेड जो भी मैंने केस लॉ बताए हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस आता है आपका मूसा खान वर्सेस महाराष्ट्र। इसमें कहा गया है कि केवल दर्शक होना सामान्य उद्देश्य का दोषी नहीं ठहराता है। 149 में सामान्य उद्देश्य दिया गया है, 149 में दिया गया है ना सामान्य उद्देश्य, और 34 में दिया गया है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, और ये है आपका कॉमन ऑब्जेक्ट 149। तो ये कहता है 149 कहता क्या है, पहले चलिए देख लेते हैं। देखिए ये सेक्शन कहता है कि जब विधि विरुद्ध जमाव के हर सदस्य, हर मेंबर, उसके हर मेंबर के द्वारा उस जमाव के कॉमन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हुए कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो जमाव का हर सदस्य उस अपराध का दोषी होगा। ठीक है ना, कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है, आपने सबने सेट कर लिया माइंड को कि हमें ये काम करना है और सब मिलकर उस काम को करते हैं, तो उनमें से हर व्यक्ति जो भी उसका मेंबर होगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर मूसा खान के केस में यही कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल देखने आता है किसी काम को, मात्र दर्शक है, देखने के लिए आया है, तो फिर आप उसे ये नहीं कहोगे कि वो भी सामान्य उद्देश्य में शामिल है उन व्यक्तियों के। तो यहाँ पर यही चीज़ कोर्ट ने क्लियर की है कि केवल दर्शक होना सामान्य उद्देश्य का किसी को दोषी नहीं बना देता है। इसके बाद आता है केस जगन्नाथ साहा वर्सेस सम्राट। दो भाई सड़क पर एक दूसरे को गालियां दे रहे थे तो उन्हें दंगे का दोषी नहीं ठहराया। अब सेक्शन 159 आपका दंगे को डिफाइन करता है। क्या क्या मेन पॉइंट्स थे दंगे के? सबसे पहला मेन पॉइंट था कि व्यक्ति जो है वो एक या एक से ज़्यादा हों, मतलब एक व्यक्ति तो दंगा नहीं करेगा ना, कम से कम 2 व्यक्ति तो होने ही चाहिए। तो 2 व्यक्ति जब किसी पब्लिकली, मतलब लोगों के सामने जहाँ पर आमतौर पर लोगों का आना जाना होता है, किसी लोक स्थान में लड़ते हैं और लड़कर जब वे लोक शांति को भंग करते हैं, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग करते हैं, जहाँ पे शांति बनी हुई है, तो तब उनको दंगे का दोषी ठहराया जाएगा। और सेक्शन 160 में दंगे का दंड दिया गया है, उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो हमें यहाँ पे दंगे को नहीं पढ़ना, हमें इस केस लॉ को पढ़ना है। अब इस केस का ज़रा वो समझिए कि कोर्ट ने क्यों उनको दंगे का दोषी नहीं ठहराया। 2 भाई एक दूसरे को ही गालियाँ ही तो दे रहे थे, है ना, गंदी भाषा का ही तो यूज़ कर रहे थे, लड़ तो नहीं रहे थे। तो क्योंकि इस केस में दंगे के सारे मेन एलिमेंट फुलफिल नहीं हो रहे थे, वो लड़ नहीं रहे थे, ना ही उनके लड़ने से लोक शांति भंग हो रही थी,
सिर्फ एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, तो लड़ना और लड़कर लोक शांति को भंग करना इस सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर इसलिए उनको दंगे का दोषी नहीं ठहराया। तो यहाँ पे सारे जो आवश्यक तत्व थे दंगे के वो पूरे नहीं हुए थे। रेग वर्सेस गोविंदा सबसे इम्पॉर्टेंट केस सेक्शन 299 पर आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जस्टिस जो मेलविल थे उन्होंने इस केस में आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में अंतर बताया था। अब देखिए इस केस से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कभी कभी आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा आर वर्सेस गोविंदा, तो आपसे इस आर का मतलब पूछ लिया जाएगा कि इस आर का मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि आर का मतलब जो है वो रेग है, रेग रेग वर्सेस गोविंदा। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो है आपका जज के ऊपर कि कौन से जज थे जिन्होंने आर वर्सेस गोविंदा के केस में हत्या और मानव वध के बीच में अंतर बताया था। तो वो आपको जज का नाम ध्यान रखना है, जस्टिस मेलविल। और तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये है कि वो कौन सा केस था जिसमें आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में अंतर बताया था। तो इस छोटे से लाइन में आपको 3 क्वेश्चन झुके हुए मिल गए। पहला रेग वर्सेस गोविंदा, दूसरा जस्टिस मेलविल, और तीसरा इन दोनों के बीच में अंतर, आपराधिक मानववध और हत्या के बीच में अंतर। तो यहाँ से इस केस में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं और ये केस आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। इसके बाद आता है रेग वर्सेस गोराचंद गोप। ये केस डील करता है आपका सेक्शन 300 से। सेक्शन 300 क्या है? अब सेक्शन 300 जो है वो है आपका मर्डर के बारे में आपको बताता है, हत्या के बारे में हमें बताता है। इसमें ये कहा गया है सेक्शन 300 के अपवादों में जो चीज़ नहीं आती है, यानी उसमें जो 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, अगर उन एक्सेप्शन में से कोई भी बात उसके अंदर उनसे संबंधित नहीं है तो फिर वो आपका मर्डर की कैटेगरी में आएगा, ना कि आपराधिक मानव वध की। दरअसल सेक्शन 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं। उन 5 अपवादों में से अगर किसी व्यक्ति ने उन 5 में से किसी एक परिस्थिति में किसी व्यक्ति को मार दिया है, किसी की डेथ कॉज कर दी है, तो फिर वो मर्डर ना होकर वो आपका कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध में आएगा। नेक्स्ट केस है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट केस लॉ की सीरीज में ये भी केस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये केस आपका डील करता है अपवाद 1 से। सेक्शन 300 में जो अपवाद 1 है, 300 में 5 अपवाद दिए गए ना, उसमें ही जो पहला अपवाद है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, यानी गंभीर और अचानक प्रकोपन। आपने किसी ने आपको भड़काया और आपने उस भड़कावे में आकर किसी की डेथ कॉज कर दी, तो क्या होगा? वहाँ पर आपको सेक्शन 300 के अपवाद 1 का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस समय अपना सेल्फ कंट्रोल खो चुके हों। जिसने आपको भड़काया या उत्तेजित किया, यानी जिसने आपको ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन दिया, उसी की आपने डेथ कॉज की हो, और अगर आपसे किसी और की डेथ कॉज हो जाती है उस भड़कावे में, तो आपने उसको भूल या एक्सीडेंटली मार दिया हो, यानी कि भूल से या दुर्घटनावश मार दिया हो। तो अगर आपसे ये तीनों में से तीनों सिचुएशन में किसी की डेथ कॉज हो जाती है तो आपको अपवाद 1 का फ़ायदा मिलेगा। और सेक्शन 300 का अपवाद 1 यही कहता है कि गंभीर अचानक प्रकोपन में अगर किसी को मार दिया तो वो आपका कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा, हत्या के अंदर नहीं। लेकिन इस केस में जो नौसैनिक अधिकारी था, उसने जो अपने दोस्त को मारा था, जिसका उसकी वाइफ के साथ जो थे वो गलत रिलेशन थे, तो उसकी वाइफ के साथ उसके फ्रेंड के गलत रिलेशन होने की वजह से उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को मार दिया। और बाद में उसने बचाव लिया, उसने कहा कि मुझे अपवाद 1 का फ़ायदा मिलना चाहिए, जो एक्यूज था, जो अभियुक्त था। लेकिन कोर्ट ने उसे अपवाद 1 का फ़ायदा नहीं दिया। कोर्ट ने नहीं माना कि उसने गंभीर या अचानक प्रकोपन में आकर अपने फ्रेंड को मारा था। कोर्ट ने ऐसा नहीं माना है, इसीलिए उसको अपवाद जो आपराधिक मानव वध था उसका दोषी न ठहराकर उसको हत्या का दोषी ठहराया है। अब क्यों हत्या का दोषी ठहराया है? इसलिए ठहराया क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा समय था बीच में सोचने का। वो एकदम से अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया था उसने ये बात सुनकर कि उसके फ्रेंड के, उसकी वाइफ के साथ रिलेशन है। उसने एकदम से अपना, जो कहते हैं ना कि आत्म संयम की शक्ति से व्यक्ति वंचित हो गया हो, यानी कि उसने अपना एकदम से सेल्फ कंट्रोल नहीं खोया था, उसके पास सोचने समझने के लिए टाइम था, इसलिए उसको कल्पेबल का दोषी ना ठहराकर उसको मर्डर का दोषी ठहराया। तो आई होप इस केस के फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये केस क्लियर हो गया होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए इस केस से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है मिठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 303, यानी कि जो आपका सेक्शन 303 है, उसको यहाँ पर जो है वो क्या किया, यहाँ पर कोर्ट ने जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ना, सबसे पहला
यही है कि आर्टिकल 14 जो हमें क्या देता है, हमें देता है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार देता है, और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। तो इन दोनों के आधार पर इस सेक्शन को 303 को कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि सेक्शन 303 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है और इस पनिशमेंट के अधीन रहते हुए, मतलब अभी वो आजीवन कारावास की सज़ा काट भी रहा है और वो किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको मृत्यु से दंडित ठहराया जाएगा। तो कोर्ट ने क्या कहा कि एक तरीके से कोर्ट ने इसको एक तरीके से दोहरा दंड माना और इसको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के वॉयलेशन, मतलब इसका वॉयलेशन माना और इसको असंवैधानिक ठहराया। यहाँ से भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, एक तो सेक्शन 303 से है, पूछ लिया जाता है कि सेक्शन जो 303 है क्या वो असंवैधानिक घोषित कर दिया था कोर्ट ने, तो हाँ कर दिया था। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस केस का आपको नाम ध्यान रखना है कि ये जो केस था मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, इस केस में कोर्ट ने इसको असंवैधानिक ठहराया था। केस का नाम ध्यान रखना है। सुकरू कविराज के केस की अगर बात करें तो ये आपका डील करता है सेक्शन 304A से। जो सेक्शन 304A है वो कहता है उपेक्षा से किसी की मृत्यु कारित करना, यानी कि बाय एक्सीडेंट, सॉरी नेग्लिजेंटली, यानी कि लापरवाही से अगर आप किसी की डेथ कॉज कर देते हो जो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में ना आता हो, तो वो आपका उपेक्षा से मृत्यु कारित किया जाएगा। और सेक्शन ध्यान रखना है 304A, इसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो सेक्शन है ये तभी लागू होता है जब मृत्यु उपेक्षापूर्ण या लापरवाही से हुई हो और वो कार्य आपराधिक मानव वध की कोटि में ना आता हो। सुकरू कविराज के केस के फैक्ट की बात करें तो इस केस में एक व्यक्ति साधारण चाकू से बड़ी लापरवाही से एक व्यक्ति का ऑपरेशन करता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो पेशेंट था। कोर्ट ने उसको 304A का बचाव नहीं दिया, कहा कि उसने बड़ी लापरवाही से काम किया था और उसको यहाँ पे दोषी ठहराया था। तो ये केस इसलिए भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सुकरू कविराज का जो केस है 304A से रिलेटेड है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है आपका 304B, सतबीर वर्सेस हरियाणा राज्य 2021 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज मृत्यु से संबंधित, मतलब जैसे कि दहेज मृत्यु, डावरी डेथ जो है वो सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। सेक्शन 304B जो आईपीसी का है वो इसी से डील करता है, इसी से संबंधित है। और इस केस में कोर्ट ने कुछ जो है आपके दिशा निर्देश जारी किए थे, यानी कुछ गाइडलाइंस कोर्ट ने बताई थी इस केस में। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा हम यहाँ पे इस केस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इस केस पर एक अपना अलग सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ। उसमें आपको सारी गाइडलाइंस मिलेंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कौन कौन सी गाइडलाइन इशू की थी, कौन सी जारी की थी इसके रिगार्डिंग, यानी कि जो आपका डेवरी डेथ है उससे संबंधित जो भी 12 गाइडलाइंस या 10-12 जो भी गाइडलाइंस है वो आपको सारी उस वीडियो में मिल जाएंगी। आप चाहें तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस, तो ये केस आपका डाउरी डेथ से रिलेटेड और रिसेंट केस है। मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस है आपका डील करता है सेक्शन 309 से 309, जो आत्महत्या के प्रयास के बारे में दंड बताती है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड का अटैम्प्ट करता है तो उसको दोषी ठहराया जाएगा। तो इस केस में इस सेक्शन को चुनौती दी गई थी आईपीसी के, और संविधान के आर्टिकल 21, 19 और 14 इन तीनों सेक्शन का ये उल्लंघन करती है, ये कहा गया था इस केस में। क्योंकि आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ देता है वो हमें मरने का भी अधिकार देता है, ऐसा इस केस में कहा गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन एक और केस आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कहा गया कि सेक्शन 309 जो है वो असंवैधानिक नहीं है, यानी कोई व्यक्ति अगर सुसाइड का अटैम्प्ट करता है तो वो अनसंवैधानिक नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उसको कैसे माफ़ कर दिया जाए जो अपना लाइफ ख़त्म करने जा रहा है, क्योंकि जीने का अधिकार जो हमें आर्टिकल 21 में दिया गया है उसमें हर व्यक्ति को मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मर नहीं सकता। जीने का राइट तो है आपको, राइट टू लाइफ है, बट राइट टू डाई आपको नहीं मिला हुआ है। तो ऐसा इस केस में कहा गया था। और यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये केस कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक तो किस सेक्शन से डील करता है और दूसरा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ये किस केस लॉ में कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपका एसिड अटैक से डील करता है। एसिड अटैक यानी कि किसी ने आप पे तेज़ाब वगैरह फेंक दिया, उससे रिलेटेड अगर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे इसके केसेस एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसके बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ निर्देश बताए थे, कुछ निर्देश जारी किए थे कि एसिड अटैक को रोकने के लिए और इनके प्रभाव को कम करने के लिए। तो अगर कभी एग्ज़ाम में आ जाए
कि लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला है वो किस है, तो ये आपका एसिड अटैक से डील करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस की अगर बात करें तो वो है आपका इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो सेक्शन 375 है, 375 क्या है आपका, रेप से रिलेटेड है ना। रेप की डेफिनेशन दी गई है 375 में, और 376 में उसकी पनिशमेंट दी गई है। तो 375 का जो आपका एक्सेप्शन 2 है, जो अपवाद 2 है, उसको इस केस में असंवैधानिक ठहराया गया था। दरअसल अपवाद 2 ये कहता है कि अगर कोई पुरुष अपनी ही वाइफ के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है, उसके साथ लैंगिक संबंध बनाता है जो 15 साल की है, मतलब वाइफ की एज अगर 15 साल है और हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है, तो वो हस्बैंड जो है वो रेप का दोषी नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर वाइफ की एज 15 साल से कम है और सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब रेप माना जाएगा। वाइफ की जो एज है यहाँ पे सिर्फ 15 साल की हुई है, और उसी के बाद से क्या हुआ, कुछ वाद विवाद शुरू हुआ, और इस एज को बढ़ाने के लिए जो 15 साल की एज थी उसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब वाद विवाद हुआ कि वाइफ की जो एज है वो उसको बढ़ाना चाहिए। तो एक तरीके से ये एक्सेप्शन है आपका, और एक तरीके से ये कहा गया इस केस में कि भाई ये जो है ना, एक तरीके से मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में एक तरीके का जो है वो आर्टिफिशियल डिफरेंस बना रहा है, यानी कि कृत्रिम अंतर ये पैदा कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारे आर्टिकल 14 का भी जो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, आर्टिकल 15 ये भी इक्वालिटी से रिलेटेड है, और आर्टिकल 21 जो हमें राइट टू लाइफ दे रहा है, इन सब का वायलेशन है। और अब 15 ईयर्स से ज़्यादा एज की अगर वाइफ के साथ उसकी कंसेंट के बिना कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट केस लॉज हमने देखे। बात कर लेते हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2019 का केस है। जो इम्पोर्टेंट और रिसेंट केस लॉज है ना, उनके आगे मैंने ईयर लिखा हुआ है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेक्शन 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। 377 क्या है, दरअसल ये जो सेक्शन है ये आपका अननेचुरल ऑफेंस की बात करता है। यानी कि अगर एक पुरुष पुरुष के साथ, या एक महिला महिला के साथ, या पुरुष या स्त्री किसी पशु के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तो अगर वो ऐसा करते हैं, ये सब क्या माना जाएगा, ये सब नेचर के खिलाफ माना जाता है, नेचर के अगेंस्ट माना जाता है। तो अगर कोई ऐसा प्रकृति के विरुद्ध अपराध करता है तो उसको 377 में दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन बाद में काफ़ी चर्चा होने के बाद इस सेक्शन को आधा असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि अगर कोई ऐसा रिलेशन किया जाता है तो वो अब असंवैधानिक नहीं है। लेकिन अगर जानवरों के साथ, पशु के साथ कोई ऐसा करता है, ऐसा रिलेशन करता है, ऐसा गलत तरीके से इंटरकोर्स करता है, तो वो अब भी जो है इसमें दंडनीय है, इस सेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए इसको असंवैधानिक जो किया है वो आधा किया है, आंशिक रूप से असंवैधानिक किया है। नवतेज सिंह जौहर का जो केस है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये भी पूछा गया है कि सेक्शन 377 से कौन सा केस डील करता है, और इस केस में इसको आधा असंवैधानिक ठहराया गया था या पूरा ठहराया गया था, तो आधा ठहराया गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इम्पॉर्टेंट केस में आगे बढ़ते हैं। केस का नाम है रामा वर्सेस राज्य। इस केस में कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर अपनी ही प्रॉपर्टी की चोरी करता है तो वो भी चोरी का दोषी होगा। यानी सेक्शन 378 जो आपको चोरी की डेफिनेशन देता है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति को किसी के कब्जे से उस व्यक्ति की सहमति के बिना हटा ले जाता है तो वो चोरी का दोषी होगा। और इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी करता है तो वो भी चोरी का दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन तब जब उसने बेईमानी के आशय से ऐसा किया हो। तो बेईमानी की अगर उसकी इंटेंशन है तो वो चोरी का दोषी ठहराया जाएगा। ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस लॉ में इसको डील किया है। अब बात कर लेते हैं जोसेफ शाइनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 का केस है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को असंवैधानिक घोषित किया था। दरअसल जोसेफ शाइनी के केस में ये जो है आपका सेक्शन, पहले ये समझ लेते हैं 497 क्या कहता है। दरअसल ये एडल्ट्री की बात करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी मैरिड वुमेन के साथ उसके हस्बैंड की कंसेंट के बिना उसके साथ रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो यहाँ पर उसको असंवैधानिक, मतलब उसको क्या माना जाएगा, यहाँ पर उसको एडल्ट्री माना जाएगा, उसको जारकर्म माना जाएगा। लेकिन अब कोर्ट ने इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल था 14, 15, उसके बेसिस पर यहाँ पर इसको असंवैधानिक ठहराया था। क्यों ठहराया था? क्योंकि इस केस में 497 में अगर एडल्ट्री के लिए आप कोई भी केस फाइल करते हो तो सिर्फ हस्बैंड को ही राइट था कि वो
जो है उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकता था जिसकी वाइफ के साथ एडल्ट्री हुई है या जारकर्म हुआ है। इसके अलावा वो वाइफ जिसका हस्बैंड ऐसे मतलब ऐसा अपराध करता है, जारकर्म का अपराध करता है, उसकी वाइफ केस फाइल नहीं कर सकती थी। यानी एक तरीके से ये महिला और पुरुष के बीच में एक तरीके का कृत्रिम विभेद, एक आर्टिफिशियल डिफरेंस कर रहा था, है ना, एक तरीके से विभेद हो रहा था। और राइट टू इक्वालिटी जो सब कोई समानता की बात करता है उसका भी वॉयलेशन कर रहा था। तो केवल हस्बैंड को ही इसमें जो है राइट दिया गया था केस फाइल करने का, महिला को इसमें अधिकार नहीं था केस फाइल करने का। तो इसीलिए कोर्ट ने अब एडल्ट्री के अपराध को इंडिया से ख़त्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को असंवैधानिक ठहराया जोसेफ शाइनी के केस में, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पिछले सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं ये जो केस है पूछा जाता रहा है कि कौन सा केस है जिसमें एडल्ट्री, जारकर्म को असंवैधानिक ठहराया गया। तो केस का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम, 2004 का केस है। इस केस में 498 के बारे में कोर्ट ने कहा था। उन्होंने कहा कि 498A जो क्रूरता की बात करती है कि अगर वाइफ के साथ दहेज को लेकर क्रूरता उसका पति करता है, क्रूएल्टी करता है, उसका पति उसको मारता पीटता है या पति के रिलेटिव उसके साथ ऐसा करते हैं तो वो क्रूरता का मामला माना जाएगा। और अगर कोई मान लीजिए अभियुक्त है, कोई एक्यूज है, वो ये बचाव लेता है कि उनका विवाह तो वैध ही नहीं था, उनका जो मैरिड थी वो तो लीगल ही नहीं थी, तो यहाँ पे इस चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर हस्बैंड इस चीज़ का बचाव लेगा तो उसको बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ पर विवाह वैध होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस आता है ओम प्रकाश वर्सेस पंजाब राज्य। इस मामले में पति को हत्या के प्रयत्न का दोषी ठहराया गया। यानी ये केस आपका सेक्शन 511 से रिलेटेड है, जो ये कहता है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों का अगर कोई प्रयत्न करेगा तो उसको दंड मिलेगा। हालांकि सेक्शन 307 से भी ये संबंधित है, हत्या के प्रयास से। हत्या के प्रयास के लिए तो अलग से ही सेक्शन बनाया हुआ है आईपीसी में। दरअसल इस केस में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कई दिनों तक घर में बंद रखता है, उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं देता और एक दिन वाइफ क्या करती है, मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। तो कोर्ट ने उस पति को हत्या के प्रयत्न का दोषी ठहराया क्योंकि उसकी इंटेंशन साफ नज़र आ रही थी, वो उसको मारना चाहता था भूखा प्यासा रखकर। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉस थे सेक्शन 1 से लेके 511 तक से, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन से मुझे जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज लगे वो सब मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के सारे केस लॉज देखने के बाद आपको कहीं पे भटकने की या कहीं पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने आपको एक एक केस के फैक्ट भी बताए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिन भी केस से। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में जो भी मेजर लॉज हैं वो हम एक एक करके केस लॉ के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे।